स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुकुल सर लेक्चर में। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आज आप लोगों के बीच में न्यू सेशन में आज हम आप लोगों के लिए गति मोशन पढ़ाने जा रहे हैं। स्टूडेंट, मोशन के पहले आप लोगों को स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ना था, वो आपको पढ़ा दिया गया था, पीछे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर, और नहीं तो थोड़ा सा आज हम डिवाइस भी इसका करवा देंगे आपको। ठीक है, इसके पहले था यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन ये आप वीडियो में देख सकते हैं और नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये आपको पढ़ा दिया गया है। ये लेसन 1 कंप्लीट हम किए हैं। लेसन 2 में आज हम हैं आपके पास मोशन में हैं। ठीक है ना, मोशन पूरा बेसिक से चलेंगे। ठीक है जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लेंगे। नया नोटिफिकेशन जो भी आएगा दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले उस वीडियो का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बिल्कुल आपको सरल भाषा में बताया जाएगा और एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे हम, और आप नोट्स तैयार करके चलिएगा, आपका बिल्कुल नोट्स तैयार हो जाएगा। अगर आप घर में पढ़ाई करना चाह रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। आइए हम बात करते हैं मोशन क्या होता है, गति क्या होता है। इसका पहला लेसन था यूनिट एंड डायमेंशन, इसका वीडियो हम आपको दे चुके हैं। पूरा इसका क्लास है आपके पास, यूनिट, मात्रक और डायमेंशन बीमा का। आज हम मोशन को लेकर के आए हैं स्टूडेंट्स। मोशन क्या है आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा हमारा मुकुल सर लेक्चर में। चलिएगा आप वीडियो में सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, इसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। गति क्या होता है, बेसिक चीजों को हम लोग पकड़ते हैं। तो गति क्या होता है, कहता है कि अगर किसी वस्तु का स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है तो वह विराम में कहा जाता है। सपोज दैट कि ये हमारे पास वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है, ये हम किसी समय पे यहाँ है। मान लिया जाए कि ये वस्तु समय t है, तो t बराबर 1 सेकेंड में, t बराबर 0 सेकेंड मान लिया जाए, अभी समय स्टार्ट होता है 0 है, तो ये वस्तु यही है। समय बीत गया, समय बीतने के बाद 5 सेकेंड हो गया तो भी ये यही है। ऐसे ही समय बीतता रहा है, 10 सेकेंड हो गया तो भी ये यही है। तो क्या कहा जाएगा, इस वस्तु को, ये जो वस्तु है आपके सामने, ये जो वस्तु है आपके सामने, इस वस्तु को कहा जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट था आपके सामने, ये ऑब्जेक्ट को कहा जाएगा कि रेस्ट में है। ठीक है, समय कितना भी बीत गया, ये इधर से उधर गति नहीं किया, तो इसको रेस्ट में कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थान को परिवर्तन करता है तो उसे गति में कहा जाता है, इन मोशन। सपोज दैट हम जब साइकिल पे बैठते हैं, तो मान लिया जाए कि घर जाने के लिए जब साइकिल पे बैठते हैं तो 8 बजे हम घर से निकलते हैं, तो 8 बज करके साढ़े 8 बज जाता है, 8:30 हो जाता है, तो हम कुछ स्थान पे पहुंच जाते हैं। तो उस समय का जो दरमियान होता है वो गति में कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इस प्रकार से समय बीतते गया, हम आगे बढ़ते गए, तो ये हमारा पोजीशन गति में कहलाता है। तो परिभाषा क्या रहेगा स्टूडेंट, परिभाषा यही रहेगा कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तब वह गति में कहा जाता है, और समय के साथ नहीं बदलती है तो वो विराम में कहा जाता है। ठीक है, तो अब यह हमारा गति कंप्लीट हो गया आप लोगों को परिभाषा से। ठीक है ना, कि वस्तु मोशन में कब होगा कब नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास आता है कुछ बेसिक्स है, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। तो क्या होता है, एक होता है सरल रैखिक गति, सरल रैखिक गति। ठीक है, और हमारे पास होता है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। हमारे पास और भी है दोलन गति आता है, दोलन गति, और है हमारे पास आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति, सॉरी आवर्त गति। रैखिक गति को क्या कहते हैं, रैखिक गति को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये हमारा हो गया रैखिक गति। ये हो गया वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हो गया सर्कुलर मोशन। ये हो गया ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक मोशन। मुख्य रूप से गति का प्रकार ये है, ये हमारा हो गया पीरियोडिक मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन जो है इसको कहा जाता है लीनियर मोशन भी कहा जाता है।
इसका और भी नाम आप लिख सकते हैं लीनियर मोशन। पॉलिटेक्निक का सिलेबस हम फिजिक्स का अपलोड कर चुके हैं, तो पॉलिटेक्निक के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर 9th क्लास में बेसिक रूप से अगर देखिएगा तो इसको वहां ही पढ़ना है। 9th क्लास से सिलेबस में फिजिक्स में गति ऐड कर दिया जाता है, ऐसे थोड़ा बहुत जानकारी हमें 8th में भी लेना है। तो यहाँ से जब ऐड हो जाता है तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताते रहे हैं। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? तो अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उस प्रकार के जो गति होता है उसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखा में चलता है तो उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास ये रोड है और ये हमारा कार है, ठीक है ना, ये हमारा कार है और गाड़ी है, मान लीजिए वैन है, ये इस रेखा में चलता है, इस डायरेक्शन में चलता है, तो ऐसा जो गति होगा ये हम गति को कहेंगे सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, जब सीधी रेखा पे चलती है तो हम इस गति को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखीय गति। ठीक है, लीनियर मोशन। दूसरा हमारे पास है, हम आपका पूरा बेसिक कंप्लीट करते चल रहे हैं दोस्तों। आप अपने साथियों को जोड़ने के लिए मत भूलिए, और आपका पूरा सिलेबस 9th 10th प्लस 11th 12th का भी काफी जल्दी आपका मैथ का वीडियो आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा, और पॉलिटेक्निक का भी तैयारी आपको मिल जाएगा। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो कहता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। तो कोई वस्तु इस पथ पे चलता है तो इस गति को वृत्तीय गति कहा जाएगा। ठीक है, इस गति को हम लोग वृत्तीय गति कह सकते हैं। तो ऐसा गति कब होता है? आप लोग एक रस्सी ले लीजिए और रस्सी में एक हम लोग कंकड़ बांध दीजिए, ठीक है, मिट्टी का टुकड़ा बांध दीजिए, ईंट का टुकड़ा बांध दीजिए, उसको इस प्रकार से घुमाइए, तो वो जो गति होगा, वो टुकड़ा होगा, ये ऐसे से बाहर बाहर घूमेगा। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो ये जो गति होगा हमारा हो जाएगा, कह सकते हैं कि यह जो गति है वो वृत्तीय गति है। इस प्रकार से हम रस्सी ले लिए, इसको ऐसे बांध दिए, तो ऐसे घुमाएंगे तो इस प्रकार से गति करेगा, है ना। कभी यहाँ भी आएगा जब ये, तो इसका इधर डायरेक्शन होगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, लेकिन इस प्रकार के जो गति होता है इसे वृत्तीय गति हम कह सकते हैं। इसी प्रकार का गति होता है जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करता है, तो वो भी एक वृत्तीय पथ पे ही गति करता है, तो इस प्रकार का हम उसको वृत्तीय गति कहते हैं। परमाणु के जो नाभिक होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, है ना। ऐसा पढ़ाया गया होगा, आप लोग को पढ़े होंगे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटते रहता है। तो इस प्रकार के गति को सर्कुलर मोशन कहते हैं, वृत्तीय मोशन कहते हैं। ठीक है, काफी अच्छा आप लोग को समझ में आएगा। बेसिक ढंग से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डिफिकल्ट होगा तो आप हमें बताइएगा, हम और इसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम जितने भी बच्चे हैं वो एक बार समझ जरूर जाए। इसके बाद हमारा हो गया सरल गति, वृत्तीय गति। आगे है दोलन गति। दोलन गति क्या होता है विद्यार्थी? कहता है कि अगर कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे, अगर कोई वस्तु, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु, मान लिया निश्चित बिंदु ये है, इसके ऊपर नीचे, ठीक है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या फिर आगे पीछे आगे पीछे ऐसे गति करता है, तो इस गति को हम लोग दोलन गति कहते हैं। ऐसा गति कहाँ होता है? तो घड़ी देखे हैं आप लोग, घड़ी में नीचे पेंडुलम बॉब लटका हुआ होता है, वो इस प्रकार से गति करता है, तो इस गति को हम लोग दोलन गति कह सकते हैं। झूला में गति होता है, तो झूला जो होता है वो भी गति करता है एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे, ये गति हो गया आपका। इस प्रकार से झूला करता है, तो इस प्रकार के गति को हम लोग दोलन गति, ऑक्सिलेटरी मोशन कह देते हैं। अगला हमारे पास है आवर्त गति, पीरियडिक मोशन। तो है ना, पीरियड से इसका रिलेशन है, तो एक निश्चित पीरियड, समझ रहे हैं बात को, पीरियोडिक मोशन आवर्त गति है, नाम से क्लियर है, पीरियडिक मोशन। तो पीरियडिक मोशन क्या होगा कि इसमें एक निश्चित पीरियड के बाद वह चीज को दोहराएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट 2 सेकेंड का पीरियड है, तो 2 सेकेंड के बाद फिर दोहराएगा, 2 सेकेंड के बाद फिर दोहराएगा। अगर 5 मिनट का पीरियड है तो 5 मिनट के बाद फिर दोहराएगा, तो ऐसा गति को आवर्त गति कहेंगे। परिभाषा बनेगा कि अगर कोई वस्तु अपने गति के क्रम में, अगर कोई वस्तु अपने गति के क्रम में किसी निश्चित बिंदु को निश्चित समय अंतराल में,
किसी निश्चित बिंदु को निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराती हो तो उस वस्तु के गति को आवर्त गति कहते हैं। कहता है कि अगर कोई वस्तु निश्चित बिंदु किसी निश्चित बिंदु को निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराती हो तो उसे आवर्त गति कहा जाता है। ये हो गया आपका गति। गति के प्रकार और डिफिनेशंस के साथ और एग्जांपल के साथ हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। अब हम इसके बाद आपको लेकर के चलते हैं गति। अगर आप समझ गए होंगे, गति के प्रकार समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि कोशिश करेंगे। अभी हम आपको चर्चा में भी लाए थे, एक लाए थे सदिश राशि और एक अदिश राशि। ठीक है, गति होता क्या है, तो हमने यहाँ पर एक चर्चा किया था सदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है ना। सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं विद्यार्थी, वेक्टर क्वांटिटीज, और अदिश को स्केलर कहता है। तो हम आपको यहाँ पे बता इसलिए दे रहे हैं कि गति हम पढ़ रहे हैं तो काफी सारा गति हमको यहाँ पे समझना है और जानना है कि कौन सा जो है वो स्केलर होगा राशि और कौन राशि जो होगा वो वेक्टर होगा। तो सदिश और अदिश राशि को हम बांटते किसके आधार पे हैं, तो किसी भी राशि को उसके परिमाण और दिशा के आधार पर जब बांटा जाता है दो प्रकार से, कौन कौन, सदिश और अदिश। किसके आधार से, परिमाण और दिशा के आधार पर। परिमाण और दिशा के आधार पर राशि भौतिक राशियों को दो वर्गों में बांटा जाता है। नंबर एक सदिश और दूसरा अदिश। परिमाण और दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, सदिश और अदिश। तो सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि। नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, तो वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ दोनों की जरूरत होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण, ठीक है ना, परिमाण, और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल में हम आपको लिख दे रहे हैं, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ठीक है, संवेग इत्यादि। ये सब जो राशियां हैं, ये सब राशि आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। शॉर्टकट में याद रखिएगा, बा से शुरू होने वाला। एक्सेप्शनल केस हो गया, यहाँ बा बीच में है, यहाँ आगे बा है ही, आगे थोड़ा ता लग गया है, तो बा से जो राशि शुरू होगा वो आपका सदिश राशि हो जाएगा। तो विस्थापन, वेग, बल, त्वरण हमेशा सही नहीं होगा, ये शॉर्टकट याद करने के लिए बोल रहे हैं। दूसरा आपके पास हो गया स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ स्टूडेंट, ये आपके हो गया जिसको व्यक्त करने के लिए केवल ओनली, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होता है, उसे हम उस राशि को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे में हम लिख रहे हैं, याद रखिएगा यार, जैसे में आपके पास आ जाएगा समय है, क्षेत्रफल है, ठीक है, आयतन है, ये आयतन हो गया, द्रव्यमान है, द्रव्यमान हो जाएगा, दूरी है, और भी बहुत सारा राशि है, ठीक है ना। घनत्व हो जाएगा, घनत्व है, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, चाल है, कार्य है इत्यादि। ये सब जो हो जाएंगे तो आपका अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है। परिमाण हम इसको व्यक्त करके आपको दिखाएंगे, डायरेक्शन कैसे लेते हैं और परिमाण कैसे देते हैं। जैसे समय है, तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बताइएगा 5 मिनट हुआ है, या 5 सेकेंड हुआ है, या 5 घंटा हुआ है। तो इसमें कहीं डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ा, आगे साउथ में के नॉर्थ में के
ईस्ट में कि वेस्ट में, ऐसा कुछ पता है? जरूरत नहीं। तो इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत है। लेकिन आपका वेग है तो वेग को रियली में ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि 5 मीटर पर सेकेंड। किधर भैया? नॉर्थ ईस्ट। तो डायरेक्शन हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका डायरेक्शन आ गया। तो डायरेक्शंस को माथा पर एरो दे करके दिखाते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड वेग से चल रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसीलिए इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। तो एक ऐसी राशि हो गया, सदिश राशि विद्यार्थियों, और इसको व्यक्त करने के लिए केवल चाल चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, कहने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चल रहा है। तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं है, तो ये चाल हो गया। कार्य हमने किया, कर दिया 5 जूल कार्य। कहाँ किया? उत्तर किया, पश्चिम किया, नीचे किया, ऊपर किया, कोई डायरेक्शन नहीं। तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो उसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम लोग सदिश राशि नहीं, अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि में आज इसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, आज पहला क्लास हम आपको दे रहे हैं मोशन का। नेक्स्ट क्लास फिर हम आपको देंगे, तो आधा ही नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़िएगा, तब जाकर के मजा आएगा आपको। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 जितना भी लेक्चर बनता है एक लेसन का, सारे लेसन को आपको पढ़ना है। तो सारा लेसन मिलेगा कैसे? आज आप सपोजेड पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ रहे हैं, तो कैसे होगा? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन को दबा करके, लाल बटन को दबा दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ना। तो जब भी नया वीडियो जाएगा, आज इतना पढ़ाई हो पाएगा, जो बच जाएगा, जो कल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा सूचना कि आज हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो फिर उसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग रूटीन से में रहें और पूरा लेसन को कंप्लीट करें, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा विद इन टाइम, आप ध्यान दीजिएगा। तो सदिश और अदिश हो गया। अब जरा सा हम आपको समझाते हैं एक चीज। तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और विस्थापन आज जितना हो पाएगा करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तय की गई दूरी और विस्थापन, तो बड़ा बढ़िया बात आ गया कि दूरी भी क्या होता है, विस्थापन भी क्या होता है, दोनों समझ लेंगे हम लोग बेहतर ढंग से। और अगर कंफ्यूजन है अभी तक कि दूरी अलग है और विस्थापन अलग है, तो हाँ जी बात सही है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि दूरी बस दूरी है और विस्थापन जो है वो निश्चित दिशा में होना चाहिए, समझ गए ना। तब जाकर के विस्थापन है, क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो तय की गई दूरी और विस्थापन, तो तय की गई दूरी का परिभाषा अगर आप लिखिएगा तो इसका परिभाषा हम बोल रहे हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में चले गए गति पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। सपोज दैट ये हमारा पथ है विद्यार्थी, इस पथ पर यहां तक हम पहुंच गए, यहां हमने T1 समय में स्टार्ट किया, यहां हम T2 समय में पहुंच गए। तो ये जो कुल हमारा पथ की लंबाई था, जो समय था दिया गया, जो समय था उस समय में चल करके हमने जो दूरी तय किया, तो कुल पथ की लंबाई जो था यही हमारा हो गया तय की गई दूरी। मान लिया जाए कि ये अगर हमारा 7 किलोमीटर है तो 7 किलोमीटर, अगर मीटर में है तो 60 मीटर, तो 60 मीटर। तो ये जो पथ पर हम तय किए, पथ का नाम ए बी दे दीजिए। तो ये जो ए बी हुआ, इधर से जो चल करके तय किया हमने, ये हमारा कुल लंबाई जो है ये हमारा तय की गई दूरी है। लेकिन विस्थापन क्या होता है? तो कहता है कि विस्थापन किसी निश्चित बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच, किसी निश्चित, परिभाषा हम बोल रहे हैं, अगर गति परिणाम होने वाले बिंदु तथा गति पथ के अंतिम बिंदु सीधी सरल रेखा में मिलाया जाए तो इस रेखा की लंबाई के निश्चित दिशा में विस्थापन होता है। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो निश्चित दूरी होता है या न्यूनतम दूरी कहिए, ठीक है। गति पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच, प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच निश्चित दिशा में
निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी, निश्चित दिशा में न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। तो यहां से न्यूनतम दूरी ये होगा, निश्चित दिशा में भी है और निश्चित दिशा में भी है और शॉर्टकट भी है। यहां से डायरेक्ट यहां आ गया तो ये वाला क्या हो गया विद्यार्थी, ये आपका विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, बात को समझिएगा, यही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये तय की गई दूरी हो गया। तो ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये विस्थापन आ गया हमारा। तो अब विस्थापन दूरी का देखिए मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक अगर आप लीजिएगा तो मीटर होगा, तो विस्थापन का भी मात्रक क्या होना चाहिए, मीटर ही होगा। विस्थापन का भी मात्रक मीटर होगा, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी है, केवल ये निश्चित दिशा में है, न्यूनतम दूरी है, बस यही बात है, समझ गए ना। तो तय की गई दूरी जो है उसका मात्रक मीटर है, तो इसका भी मात्रक मीटर ही होगा विस्थापन का। और हम अभी एक क्वेश्चन से आपको इसको पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं। सपोज दैट हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्या दिखाना चाहेंगे कि देखिएगा विस्थापन कौन बढ़िया समझाते हैं आपको, हम बिल्कुल न्यूमेरिकल से। मान लिया जाए सपोज दैट कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, हमारे पास कोई वस्तु है, मान लिया सपोज दैट ए बिंदु पर कोई वस्तु है, ये 30 मीटर दूरी तय किया, 30 मीटर दूरी तय किया तो बी पर पहुंच गया, और यहां से चला तो 40 मीटर दूरी तय किया तो सी बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, तो अगर ये हम लोग यहां से यहां तक के जो पहुंचा वो दूरी हुआ, तो अगर ए से चल करके बी गया फिर बी से सी गया, ये गया ना, तो आप लोग देखते होंगे अगर तय की गई दूरी अगर देखिएगा तो तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा, क्या होगा विद्यार्थी, ए बी की लंबाई, ध्यान दीजिए, ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई। ठीक है, हम बोल रहे हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई, तय की गई दूरी यही ना है। अगर सीधे जाना है तो यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां गए, तो हमारा ये हो जाएगा, तो हमारा यहाँ कितना है 30 मीटर प्लस 40 मीटर, तो हमारा है कितना, दूरी कितना है 70 मीटर। तो ये हमारा दूरी कहां से कहां तक है, ए से सी तक, ए से सी तक। लेकिन ए से सी जाने का एक और हमारे पास शॉर्टकट रास्ता है, देखिए यहां से न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी ये है ना। तो अगर हम इधर से जाते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें और यहाँ पर अगर बिंदु हमारा डी आ जाए, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो अगर आपको तो विस्थापन, ये वाला आपका विस्थापन आ जाएगा और तय की गई दूरी इधर से है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हम आपको न्यूमेरिकल इसीलिए दिखा रहे हैं लिख करके, तय की गई दूरी ए से बी और बी से सी, विस्थापन ए से सी डायरेक्ट यहाँ चल गए, ठीक है ना, न्यूनतम दूरी है, तो विस्थापन जरूर न्यूनतम दूरी अगर है तो इससे कम आएगा। तो विस्थापन अगर आपका एसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, लंब है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ होगा आपका विस्थापन बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है, और अब ए सी है विस्थापन तो अंडर रूट ले लीजिए, तो हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। किससे होता है, पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर वाला स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। 900 प्लस 16 होगा, टोटल हमारा कितना आ जाएगा 2500 आएगा, नहीं तो 2500 का वर्गमूल आपका 50 आएगा। तो हमारा बीसी विस्थापन ए से सी कितना आया, ठीक है ना, विस्थापन बिंदु ए से सी का विस्थापन बराबर एसी, तो एसी बराबर कितना आया 50 मीटर। देखिए तय की गई दूरी 70 था और विस्थापन 50 है, तो ऑब्वियसली तय की गई दूरी से विस्थापन हमारा कम है, क्योंकि विस्थापन हमेशा न्यूनतम दूरी होता है दो बिंदुओं का बीच,
ठीक है ना, न्यूनतम दूरी और निश्चित दिशा। देखिएगा इधर पहले दिशा इधर था, है ना, फिर दिशा इधर हो गया, लेकिन इसका दिशा बस सीधा है, एक दिशा है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इसीलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। सर हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल क्या होता है, तो हम थोड़ा सा दूरी निकाल लिए तो चाल पे ही पहुंचा देते हैं, फिर इसके बाद अगर जो हो पाएगा ठीक है, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आप समझ गए होंगे, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया गया है। यहां पर अभी आपने देखा कि चाल, जब हमने दूरी तय किया मीटर में, और समय अगर हमारे पास दिया हुआ है सेकेंड है, चाहे जिसमें दिया रहे, तो हमारे पास चाल ऑब्वियसली आ जाएगा। चाल हम कैसे निकालेंगे, कहीं भी जाना है, मान लीजिए सपोज डेट ये हमारा दूरी है, यहां से यहां हमारा ए बी है, ध्यान दीजिएगा ये हमारा ए बी है, ये हमारा 5 मीटर है सपोज डेट, और हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, और चलना प्रारंभ करते हैं तो यहां हम जब स्टार्ट करते हैं 0 सेकेंड से, और यहां तक के दूरी हम तय कर लेते हैं 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में। तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 मीटर आप 5 सेकेंड में तय किए, तो चाल क्या था जी आपका, तो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो चाल पूछ रहे हैं, जो हम चल रहे थे उसका दर क्या था जी, तो दर हो जाएगा क्या कि 5 मीटर को हमने तय किया कितने सेकेंड में विद्यार्थी, 5 सेकेंड में तय किया, तो हमारा चाल था 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का अर्थ होगा कि 1 सेकेंड में हमने 1 मीटर चला। कितना चला, 1 सेकेंड में 1 मीटर चला। तो सही बात तो था, 1 सेकेंड में 1 मीटर चले तो 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, 4 सेकेंड में 4 मीटर, तो 5वां सेकेंड में 5 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आ जाता है, चाल बराबर स्पीड बराबर हो जाता है दूरी बटा समय। तो चाल का मात्रक अगर निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, तो चाल का मात्रक हो जाएगा हमारे पास क्या, कि चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक प्लस समय बटा समय का मात्रक। ठीक है ना, तो दूरी का मात्रक तो मीटर होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो चाल का मात्रक क्या आया, मीटर पर सेकेंड, या हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर -1। तो यहां से हमारा चाल का मात्रक निकल जाता है। तो चाल का मात्रक तो हम निकाल लिए। तो बहुत जगह पर चाल मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया हुआ होता है। अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो किलोमीटर पर घंटा में मापता है दूरी को, सॉरी चाल को। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही मात्रक तो हमारा मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम मापते इसमें भी है। तो चाल के मापने वाला यंत्र को स्पीडोमीटर कहते हैं, जानते हैं कि नहीं आप, स्पीडोमीटर। चाल के मापने वाला यंत्र को स्पीडोमीटर कहा जाता है। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे, तो बड़ा आसान तरीका है आपके पास, इसको लिखिएगा आप कि किलोमीटर बटा घंटा। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब 1 घंटा बराबर 60 सेकेंड, सॉरी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना जी, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इसे गुना कर देंगे, ठीक है, ये कट जाएगा 1 0 से 1 0, 10 बटा 36। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो हो गया कितना, 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया, 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। तो आया क्या फॉर्मूला कि 1 किलोमीटर पर घंटा बराबर 5 बटा 18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 5 बटा 18 से गुना कर दीजिएगा। शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास कि 5 बटा 18 से गुना कर दीजिएगा, जैसे दिखाते हैं हम आपको। ये सब आप नोट करते चलिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा विद्यार्थी, तो बाकी चीजों का कोई फायदा नहीं है जब तक नोट्स नहीं है। देखिएगा 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कोई गाड़ी चल रहा है,
तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा जी? तो 18 किलोमीटर पर घंटा ना था, इसको मीटर पर सेकेंड में ना चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो 5/18 तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड तो बड़ा शॉर्टकट है। 36 किलोमीटर पर घंटा को चेंज करना होगा, तब क्या करेंगे? 36/18 मीटर पर सेकेंड। तो 18 दूनी 36, तो 10 मीटर 5 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इन्हें पढ़िए 18 का पहाड़ा, तो इन्हें पढ़िए 5 का पहाड़ा। 5 दूनी 10, 10 5 3 15, तो इन्हें हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा रहेगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा। होगा कि नहीं होगा? आज मजा आ गया होगा आपको, क्लास में अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और जो भी दोस्त हैं आपको, आप उनको बताने के लिए बिल्कुल मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो में आपके साथ, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। आप लोग नोट्स इसको बनाकर चलिएगा और अध्याय से क्वेश्चन बनाइएगा, एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है विद्यार्थी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।